हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा टॉपिक कंटिन्यूअस फ्रैक्शन। ये तुम्हारे पेपर फर्स्ट अलजेब्रा का फर्स्ट यूनिट का थर्ड टॉपिक है कंटिन्यूअस फ्रैक्शन। तो कंटिन्यूअस फ्रैक्शन हमारा क्या होता है, ऐसी संख्या या ऐसे नंबर्स जो क्या करते हैं हम इस फॉर्म में लिखे, जैसे a1 प्लस b1 अपॉन a2 प्लस b2 अपॉन a3 प्लस b3 अपॉन a4 प्लस इस टाइप से। यानी जो भी तुम्हारी संख्याएं हैं a1 a2 a3 b1 b2 b3, अगर मैं इस फॉर्म में लिखती हूँ तो वो मेरा क्या कहलाता है, कंटिन्यूअस फ्रैक्शन। इसी को हम क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे a1 प्लस b2 अपॉन a2 प्लस b3 अपॉन a3 प्लस b4 अपॉन a4 एंड सो ऑन। यानी तुम्हारा डेफिनेशन क्या हो जाएगी कंटिन्यूअस फ्रैक्शन की, कि तुम्हारे दो संख्याएं हैं, एक है a1 a2 a3, दूसरा है b1 b2 और bn तक। ठीक है, तो इसको अगर मैं इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रही हूँ तो ये फॉर्म मेरा क्या कहलाता है, कंटिन्यूअस फ्रैक्शन। यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलो अब तुम्हारा क्वेश्चंस करते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, तुम्हें एक फ्रैक्शन गिवन है। ठीक है, उसको तुम्हें क्या करना है, सिंपल कंटिन्यूअस फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन क्या है, कन्वर्ट 233/151 इंटू अ सिंपल कंटिन्यूअस फ्रैक्शन। ठीक है, यानी तुम्हें क्या है, अगर कोई भी तुम्हें एक सिंपल फ्रैक्शन गिवन है, उसको अगर मुझे कंटिन्यूअस फ्रैक्शन में चेंज करना है तो तरीका क्या होता है, हम उसका सिंथेटिक डिवीजन करते हैं। कैसे करोगे, सबसे पहले ये तुम्हारा हो गया डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर। जनरल डिवाइड करते हैं हम लोग, तो देखो 5 1 टाइम्स जाएगा, ये हो गया 5 क्या बचा 82। यहाँ तक तो डिवाइड तुम्हें करने आते ही हैं। अब इसमें तरीका क्या होता है, वापस तुम्हारा ये वाला जो टर्म है वो अंदर आ जाएगा, ये हो गया 151। क्लियर है यहाँ तक। अगेन डिवाइड करो तो कितने टाइम्स जा रहा है, 1 टाइम्स, अगेन 82, वापस करोगे तो क्या आएगा तुम्हारे पास 69। अगेन डिवाइड में ले लो 82 तो 1 टाइम्स जाएगा, ये भी बचा 13। फिर से वही प्रोसेस करेंगे। कब तक मुझे प्रोसेस करना है, जब तक मेरे पास रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। क्लियर है ये चीज़। चलो डिवाइड करो तो क्या बचेगा, 5 टाइम्स जाएगा ये भाई, 13 5 65, क्या बचा 4। कंटिन्यू डिवाइड करते जाओ, क्या बचेगा 4 3 12 1, अगेन 4 1 4 4, और ये यहाँ पे तुम्हारा रिमाइंडर आ गया 0। यानी जहाँ पर मेरा रिमाइंडर आ जाता है 0, वहाँ पे क्या होगा, मेरा क्वेश्चन कंप्लीट। ये डिवाइड तक समझ में आया। ये तुम्हारा एक जनरल फ्रैक्शन था, इसको मैं किस में चेंज कर रही हूँ अब, कंटिन्यूअस फ्रैक्शन में। तो कंटिन्यूअस फ्रैक्शन का फॉर्म तुम्हारा ये था। ठीक है, अब इसको लिखने का तरीका देखो तुम्हारा क्या होता है। जो तुम्हारा सबसे पहले तुम्हारे पास क्वेश्चन आता है उसको क्या लोगे, a1 देन a2 a3 a4 a5 और a6, b1 b2 b3 b4 सारे हमारे होते हैं 0। ठीक है, तुम्हें क्या मिल गया, a1 a2 a3 a4 a5 a6। ठीक है, अब इसको लिखोगे कैसे कंटिन्यूअस फ्रैक्शन में, भाई सोल्यूशन लिखना ना तुम्हें कंटिन्यूअस फ्रैक्शन का, तो ये हो जाएगा तुम्हारा a1 प्लस 1 अपॉन a2 प्लस, ये प्लस का मतलब एडिशन नहीं है, इस प्लस का मतलब एडिशन नहीं है, ये तुम्हारा सिंबल है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखोगे कि यहाँ पे जो प्लस है वो तुम्हारा क्या है, सिंबल है कंटिन्यूअस फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करने का, एडिशन नहीं है। ठीक है, तो इसको कैसे लिखोगे, a1 प्लस 1 अपॉन a2 प्लस 1 अपॉन a3, क्या है 1 प्लस 1 अपॉन a4 1 अपॉन a5 1 अपॉन a6। क्लियर है यहाँ तक। चलो, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये हो गया मेरा कंटिन्यूअस फ्रैक्शन। यहाँ तक बात समझ में आई। अब इसी में तुम्हारा एक टर्म चलता है इवन और ऑड।
अच्छा, तुम्हें अगर बोल दे कि इसको इवन फ्रैक्शन में लिखो, यानी इवन कंटिन्यूस फ्रैक्शन में लिखो, एक बार बोल देगा तुम्हें ऑड कंटिन्यूस फ्रैक्शन में लिखो, ठीक है। अब देखो नंबर गिनूँ मैं, 1 2 3 4 5 6, ये तो ऑलरेडी इवन में, तो ये एज इट इज़ यहाँ पे लिख दूँगी। अगर मुझे इसको ऑड बनाना है तो मैं क्या कर सकती हूँ, 7 टर्म्स लिख दूँ तो मेरा ऑड हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये जो 4 है इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 3 + 1, है ना। तो इसी को अगर मुझे ऑड में कन्वर्ट करना है तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 + 5 + 3 + 4 को क्या लिख सकते हो, 3 + 1। यहाँ तक बात समझ में आ गई भाई। इस 4 को मैंने क्या लिख दिया, 3 + 1। अब देखो 1 2 3 4 5 6 और 7, ये कितना हो गया मेरे पास, ऑड कंटिन्यूस फ्रैक्शन। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। समझ में आया इवन और ऑड का कॉन्सेप्ट तुम्हारा, कि भाई अगर तुम्हें नंबर काउंट कर लो, ये तो इवन ही गिवन है तो एज इट इज लिखोगे। ऑड में कन्वर्ट करना है तो 4 को क्या लिख सकते हो, 3 + 1, ठीक है। अच्छा, अगर तुम्हारे पास ये आंसर होता तुम्हें इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ता, इवन में, तो मैं क्या करती, 3 को क्या लिख देती, 2 + 1। भाई 3 को क्या लिख देते, 2 + 1, तो तुम्हारा वापस क्या होता है, एक टर्म इंक्रीज हो जाता, 8 बन जाता, तो वापस इवन हो जाता। समझ में आया इवन ऑड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये तुम्हारा पहला क्वेश्चन। क्लियर है। सेम एक क्वेश्चन करूँगी, ये होमवर्क लिख लो यहाँ पे, क्या है तुम्हारा, 532 / 1193 कर सकते हो। सेम डिवाइड करना है तुम्हें, A1 A2 A3 A4 A5 A6 जितने भी टर्म मिलेंगे उतने लिखने हैं और तुम्हारा आंसर। क्लियर है। चाहो तो इसमें इवन ऑड बना के देख लेना और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलो, ये तो तब हुआ जब तुम्हारा क्या था, डिनोमिनेटर छोटा था न्यूमरेटर बड़ा था। लेकिन अगर कोई फ्रैक्शन ऐसे हो जिसमें डिनोमिनेटर तुम्हारा क्या हो, बड़ा हो, और न्यूमरेटर तुम्हारा क्या हो, छोटा हो, वो एक क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, एक है तुम्हारा 0.3118, ठीक है। इसको मुझे क्या करना है, कंटिन्यूस फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो भाई इसको तुम ऐसे लिख सकते हो ना, 3118 / 1 2 3 4। सिंपली मैंने डेसिमल हटाया। सेम केस है तुम्हारा, डिनोमिनेटर तुम्हारा बड़ा है, न्यूमरेटर तुम्हारा छोटा है। इस केस में क्या करते हो, 1 2 3 और 4, इसको डिवाइड करूँगे 3118 से, ठीक है। पॉसिबल ही नहीं है जाना, भाई ये वाला टर्म तुम्हारा बड़ा है, ये वाला टर्म तुम्हारा छोटा है। क्या करूँ मैं, सीधा पहले 0 से मल्टीप्लाई करा दूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 3118। अब क्या ये क्वेश्चन हम कंटिन्यू कर सकते हैं, भाई मैंने इसको क्या किया, 0 से मल्टीप्लाई करा दिया, तो मेरे पास रिमाइंडर क्या बचा, 3118, ठीक है। तक चालू करो, चलो 3118 है। अब इसको वापस कंटिन्यू कर सकते हो डिवाइड, वापस क्या हो जाएगा तुम्हारा, कितने टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स। क्या बचेगा तुम्हारे पास, 9354। वापस से क्वेश्चन कंटिन्यू कर सकते हो अब, ठीक है। इसका सीधा आंसर लिख रही हूँ मैं, सॉल्व हो जाएगा पूरा। इसका तुम्हारा आ जाएगा, आई थिंक मैं बुक में क्वेश्चन तो नहीं है, लिख लो, 1/3। अच्छा ये देखो, ये तुम्हारी A1 की वैल्यू होगी, ये तुम्हारी A2 की, और आगे जितनी भी तुम्हारी वैल्यूज होगी। तो भाई A1 क्या लिखूंगे, 0 + 1/3 प्लस जो भी तुम्हारे आगे टर्म्स आ रही है, इसमें आ रही होगी 4 + 1 + 1/4 + 1 + 3 + 3 + 1/4, ठीक है। तो क्या ये 0 लिखने की जरूरत है, भाई अंडरस्टूड है, कुछ नहीं लिखा है, मतलब तुम्हारा क्या होगा, 0। तो चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, चाहो तो 0 हटा के सीधा इतना टर्म भी लिख सकते हो। क्लियर है यहाँ तक। क्या केस पढ़े हमने, एक तो जो तुम्हारा नॉर्मल मेथड होता है डिवाइड करने का, दूसरा क्या है, इन द केस अगर तुम्हारा डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से, तब हम क्या करते हैं, पहले 0 से मल्टीप्लाई करवा लूँगे, रिमाइंडर 0, सॉरी जो टर्म है वो आ जाएगी और क्वेश्चन तुम्हारा कंटिन्यू हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। तो वो जो एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया था वो भी तुम्हें ऐसी मेथड से करना है। क्लियर है। अब तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2, मतलब एग्जाम्पल नंबर 4, ये तुम्हारा थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। अब तक तुमने क्या किए थे, जो तुम्हारे रेशनल नंबर्स थे, है ना, भाई तुम्हारे 2 टाइप्स के नंबर होते हैं ना, एक होता है तुम्हारा रेशनल नंबर, एक होता है तुम्हारा
इन रेशनल नंबर। ठीक है, तो रेशनल नंबर तुम्हारे क्या थे जिसको तुम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, इन रेशनल नंबर कौन से होते हैं जिसको हम P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो अभी तुमने जो पढ़ा ना कंटिन्यूस फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते, वो रेशनल नंबर्स के लिए पढ़ा था भाई, जिसको तुमने P अपॉन Q के फॉर्म में लिख दिया था। अब जैसे कुछ नंबर है, जैसे √13 मान लो, √5 मान लो, √3 मान लो, यानी जो अंडर रूट वाले सारे टर्म्स है तुम्हारे हैं, इसको तो तुम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख नहीं सकते। और अगर इसको P अपॉन Q के फॉर्म में लिख नहीं सकते तो कंटिन्यूस फ्रैक्शन के लिए तुम्हारा जो मेथड तुमने अब तक पढ़ा है उससे तो सॉल्व होगा ही नहीं। ठीक है, तो होता क्या है तुम्हारा, इन रेशनल नंबर्स का अगर मुझे कंटिन्यूस फ्रैक्शन निकालना है तो उसके लिए मेरे पास एक दूसरा तरीका होता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं तुम्हारा, कन्वर्ट √13 into a continuous fraction। ठीक है, अब ये तुम्हारा क्या है, इन रेशनल नंबर है। ठीक है, तो इसके लिए तुम्हारा मेथड भी पूरा डिफरेंट होगा। ठीक है, तो √13 को देखो कैसे कन्वर्ट करते हैं, तुम्हारे ना इस पर तरीका फिक्स होता है, एक स्टेप फिक्स होता है। ठीक है, तो स्टेप नंबर फर्स्ट, ठीक है, ये एग्जाम में मत लिखना, स्टेप नंबर फर्स्ट समझाने के लिए लिख रही हूँ मैं। ठीक है, अब देखो √13 क्या है तुम्हारा, कंप्लीटली तो इसमें जाएगा ही नहीं भाई, परफेक्ट स्क्वायर तो है ही नहीं ना टर्म, तो मैं क्या निकालती हूँ, एवरेज निकालती हूँ कि इसकी वैल्यू किन दो नंबर्स के बीच में आनी चाहिए। ऐसे लिख दूँ √13। अच्छा देखो, √13 से पहले कौन सा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है तुम्हारा, 9। हाँ भाई 9 के बाद ही √13 है ना, तो √9 लिख सकती हूँ मैं सब। इससे बड़ा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर है आई थिंक 16 √16। अब देखो इसकी वैल्यू तुम्हारे √9 और √16 के बीच में लाई करेगी। इसकी वैल्यू किसके इक्वल है तुम्हारी 3, और √16 की वैल्यू कितनी है 4। तो क्या मैं लिख सकती हूँ कि √13 की वैल्यू मेरे 3 और 4 के बीच में लाई कर रही होगी। क्लियर है यहाँ तक भाई, 3 से ज़्यादा और 4 से कम इसकी कोई ना कोई वैल्यू मेरी आ रही होगी। अब स्टेप नंबर 2, ये वाला जो तुम्हारा टर्म होता है ना, ये होता है तुम्हारा इनिशियल टर्म, ये होता है तुम्हारा फाइनल टर्म। ठीक है, तो वी कैन राइट √13 इक्वल टू, अच्छा किसी भी टर्म में अगर मैं कोई नंबर ऐड करूँ और उसी नंबर को माइनस करूँ, कोई चेंजेस नहीं होंगे भाई, सेम रहेगा ना। तो मैं क्या करूँ, इसमें 3 को ऐड कर लूँ, 3 प्लस √13 माइनस 3 कर लूँ, एक ही बात है। हमेशा क्या करूँगी, जो टर्म तुम्हारा स्टार्टिंग वाला है, ठीक है, तो देखो इसमें मैंने 3 ऐड किया, 3 माइनस किया, कोई डिफरेंस नहीं रहेगा मेरे पास। अब हम क्या करेंगे, हमेशा ध्यान रखेंगे जो तुम्हारा स्टार्टिंग वाला टर्म है, यानी जो लोएस्ट टर्म है तुम्हारा, उसी को हम ऐड करेंगे, उसी को हम लोग माइनस करेंगे, है ना। उसी नंबर को मुझे ऐड करना है, उसी को मुझे माइनस करना है। यहाँ तक बात समझ में आई। अब देखो क्या कर सकते हो, √13 माइनस 3 का एक पेयर बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। हमेशा हम माइनस वाला पेयर बनाएंगे, ठीक है, ये मेरा तरीका होता है इसका। तो अब देखो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 3 प्लस √13 माइनस 3, इसका क्या करूँ मैं, रेशनलाइजेशन करवा लूँ, तो ये हो जाएगा √13 प्लस 3 √13 माइनस 3, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सॉरी प्लस, ठीक है, √13 प्लस 3 √13 प्लस 3, इसका मल्टीप्लाई इसका डिवाइड करा सकती हूँ, कोई चेंजेस नहीं है। अब देखो ये तुम्हारा किसका फॉर्मूला बनता है, a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है, तो इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, 3 प्लस √13 का स्क्वायर 13 माइनस 3 का स्क्वायर 9 अपॉन √13 प्लस 3 लिख सकते हो, या फिर इसको ऐसे लिख दूँ, 13 माइनस 9 कितना हो जाएगा मेरे पास 4 अपॉन √13 प्लस 3। यहाँ तक बात समझ में आई। वापस समझाऊँ, सबसे पहले क्या करोगे, ये टर्म देखोगे तुम कि इन दो वैल्यूज़ के बीच में ये टर्म तुम्हारी लाई कर रही है, 3 और 4 के बीच में लाई कर रही है, ठीक है। उसके बाद क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, लोएस्ट टर्म को ऐड, लोएस्ट टर्म को माइनस, माइनस वाले का क्या करोगे, रेशनलाइजेशन करोगे, सीधा a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है, और तुम्हारे पास यहाँ तक टर्म आ गई। अब एक बात बताओ, क्या इस 4 को मैं इसके अपॉन में लिख सकती हूँ, एक तुम्हारी कोई टर्म है a अपॉन बी, तो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ 1 अपॉन बी अपॉन ए,
भाई वापस जैसे पकड़ो के ऊपर चला जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, √13 इक्वल टू 3 प्लस 1 अपॉन √13 प्लस 3/4। क्लियर है यहाँ तक? ये हुआ तुम्हारा स्टेप नंबर 2। अब देखो स्टेप नंबर 3 अगेन। चलो यहाँ तक बात समझ में आई। अब हम क्या करेंगे, वापस ये वाला टर्म कंसिडर करेंगे। ठीक है, वापस हम क्या करते हैं, भाई 3 तो मेरे पास मूल नंबर आ गया, सेकेंड वाला टर्म कंसिडर करोगे। अगेन 1 अपॉन √13 प्लस 3/4 कंसिडर, दैट इज इस 4 को ऊपर भेज दूँ मैं, सॉरी 1 अपॉन के फॉर्म में है तो इसको लेंगे √13 प्लस 3/4। ठीक है, अब मुझे बताना है ये किसके बीच में लाई कर रहा है। भाई तुमने एक क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट किया, ठीक है, √13 से स्टार्ट किया था तुमने, तुम यहाँ तक पहुँचे। अब जो तुम्हारा यहाँ का डिनोमिनेटर होता है सेकंड वाले टर्म का, सेकंड वाले टर्म का जो डिनोमिनेटर है उसको वापस लोगे तुम। अब इसके लिए वापस सेम प्रोसेस रिपीट करूँ मैं, यहाँ तक बात समझ में आई? क्लियर है? तो देखो अगेन कंसीडर ये वाला टर्म, ठीक है, वापस रिपीट करूँ सेम स्टेप। अगेन √13 प्लस 3/4 किन के बीच में लाई कर रहा है, पहले मुझे ये निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो सेम चीज़ रिपीट करती जाऊँ मैं, चाहो तो एक बार इसको रफ में करके देख लो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास। देखो √13 की वैल्यू तुम्हारे किस किस के बीच में थी, 3 और 4। इसमें मैं क्या ऐड कर रही हूँ, 3 ऐड कर रही हूँ, तो क्या मैं इसमें भी 3 ऐड कर लूँ, इसमें भी 3 ऐड कर लूँ। अपॉन 4 है, क्या इसमें भी अपॉन 4 कर सकती हूँ, सेम चीज़ रहेगी तुम्हारी। 3 प्लस 3 9, 3 प्लस 3 6/4 3/2, यानी अप्रॉक्स 1 पॉइंट कुछ वैल्यू होगी। तो क्या मैं अप्रॉक्स 1 लिख सकती हूँ, √13 प्लस 3/4। देखो 4 प्लस 3 7/4, 2 पॉइंट कुछ वैल्यू होगी। तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि इसकी वैल्यू कहीं ना कहीं 1 और 2 के बीच में लाई कर रही है मेरी। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, देखो ये मेरा हो जाएगा लाई बिटवीन 1 एंड 2। क्या तक बात समझ में आई? वापस सेम स्टेप रिपीट करोगे। क्या करते थे, √13 प्लस 3/4, लोएस्ट टर्म ऐड लोएस्ट टर्म माइनस, तो क्या इसको ऐसे लिख सकती हूँ 1 प्लस √13 प्लस 3/4 माइनस 1 कर सकते हो। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 1 प्लस, अच्छा इसको पहले क्या करूँ, एलसीएम ले लूँ मैं, तो ये क्या हो जाएगा √13 प्लस 3 माइनस 4 1/4। इसको ऐसे लिख दो 1 प्लस √13 माइनस 1/4। वापिस हम क्या करते थे, इसका रेशनलाइजेशन करते थे, कर लो। क्या हो जाएगा √13 प्लस 1 √13 प्लस 1। अगेन इसको सॉल्व कर लो, a प्लस बी a माइनस बी, ये हो जाएगा 13 माइनस 1/4 √13 प्लस 1, 13 माइनस 1 12, 12/4 3, 4 3 ज़ा 12, ये हो जाएगा √13 प्लस 1। मैंने क्या बोला था, इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं वापस, अपॉन 3। यहाँ तक बात समझ में आई? अब वापस हम क्या लेंगे, ये वाला टर्म कंसिडर करेंगे। अगेन √13 प्लस 1/3, इसका भी वापस निकालूंगी किसके बीच में लाई कर रहा है, सिंपली देख सकते हो 2 प्लस 1 3/3 1। अगेन इसमें 4 रखोगे तो 4 प्लस 1 5/3, 2 पॉइंट कुछ आ रहा होगा, यानी इसकी वैल्यू वापस किसके बीच में लाई कर रही है मेरी, 1 एंड 2। यहाँ तक बात समझ में आई? वापस सेम प्रोसेस रिपीट करूँ, कब तक मुझे रिपीट करना है, जब तक मुझे कोई रिपीटिंग टर्म नहीं मिल जाता है। ठीक है, जैसे ही मुझे रिपीटिंग टर्म मिलेगा मेरा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट। चेक करना चाहो तो एक बार रफ में लिख के देख लो। जब मैंने देखो ये क्वेश्चन स्टार्ट किया था, सबसे पहले मुझे टर्म क्या मिला, √13 प्लस 3/4। ठीक है, सेकेंड क्या, तो मुझे क्या मिला
√13 प्लस 1/3। जब तक कोई टर्म रिपीट नहीं होती तुम्हें क्वेश्चन कंटिन्यू करना है। क्लियर है? तुम्हें चाहे 5 बार करना पड़े, 6 बार करना पड़े, तुम्हें तब तक कंटिन्यू करना है जब तक एक टर्म तुम्हें रिपीट नहीं मिलती। वापस सेम प्रोसेस कर सकते हो। क्या करना है मुझे? इसी टर्म में 1 का ऐड 1 का माइनस, 1 प्लस √13 प्लस 1/3 माइनस 1। वापस एलसीएम लूँगी, क्या हो जाएगा? 1 प्लस √13, देखो -3 प्लस 2 2 प्लस का या माइनस का? माइनस का 2 होगा, -3 प्लस 1 -2/3। क्लियर है? वापस इसमें क्या कर लूँगे? रेशनलाइजेशन करूँगे। ठीक है, वापस इसको सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा? a प्लस बी ए माइनस बी, यानी 1 प्लस √13 सॉरी 13 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4/3 √13 प्लस 2, यही होगा। 13 माइनस 4 करोगे तो क्या बचेगा तुम्हारे पास? 9 डिवाइडेड बाय 3, 1 प्लस 3/√13 प्लस 2 होगा। क्लियर है? इसको तुम क्या लिख सकते हो? 1 प्लस 1/√13 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3। तीसरा टर्म तुम्हारे पास क्या आ गया? √13 प्लस 2/3। अब इसके लिए वापस क्वेश्चन करूं तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा अगेन √13 प्लस 2/3। ठीक है, वापस इसमें निकालूँ किसके बीच में निकाल रहा है ये, तो वापस तुम्हारा आ जाएगा 1 और 2। क्लियर है? वापस हम क्या करें इसमें? 1 का एडिशन 1 का सब्ट्रैक्शन, -1, ये हो गया 1 प्लस √13 माइनस 1/3। ये देखो 3 प्लस -3 + 2 -1। रेशनलाइजेशन करवा लो वापस। सेम प्रोसेस मुझे तब तक रिपीट करना है जब तक मेरे पास कोई रिपीटिंग वैल्यू नहीं आ रही। अब तक देखो तीनों वैल्यू अलग आई है मेरे पास। ठीक है, ये हो गया 1 प्लस a प्लस बी ए माइनस बी, यानी 13 माइनस 1/3 √13 प्लस 1। 13 माइनस 1 कितना हो गया? 12/3 √13 प्लस 1। वापस कैंसिल आउट कर सकते हो। क्या बचा? 1 प्लस 1/√13 प्लस 1/4। वापस कोई रिपीटिंग वैल्यू नहीं मिली मुझे, यानी मुझे वापस इसका कंटिन्यू करना पड़ेगा। अगेन सीधा लिख दूँ, किसके बीच में लाई कर रही है मेरी वैल्यू? ये भाई 2 + 1 3/4 कर लोगे तुम्हारे पास अप्रॉक्स वैल्यू आती जाएगी। ये हो गया 1 और 2। सेम प्रोसेस रिपीट करूँगे, 1 का एडिशन 1 का सब्ट्रैक्शन, एग्जैक्टली कर सकते हो। ये हो जाएगा तुम्हारे पास √13 माइनस का 4 प्लस का 1 माइनस का 3/4। फिर रेशनलाइजेशन कर लें हम इसका, तो ये क्या हो जाएगा? √13 माइनस 3/4 √13 प्लस 3 13 प्लस 3। वापस सॉल्व कर लो, a प्लस बी ए माइनस बी, क्या बने? 13 माइनस 9, 13 माइनस 9 कितना होगा? 4 से 4 डिवाइड हो जाएगा तुम्हारे पास, क्या बचेगा? √13 प्लस 3। क्या टर्म बचा? √13 प्लस 3। अगेन रिपीटिंग वैल्यू नहीं है, यानी वापस कंटिन्यू करना पड़ेगा मुझे। ये स्टेप्स बना लेना है ना। अगेन √13 प्लस 3 किस किस के बीच में होगा तुम्हारा? कैसे? 1 और 2 प्लस 3 नहीं करोगे, ये किसके बीच में था? 3 और 4, 3 + 3 6, 4 + 3 7। ठीक है, इसकी वैल्यू किसके बीच में आएगी? 6 और 7 के बीच में। वापस सेम चीज रिपीट कर लो, 6 प्लस √13 प्लस 3 माइनस 6 कितना हो जाएगा तुम्हारे पास? -3 होगा। अगेन हम क्या करेंगे? इसका रेशनलाइजेशन कराएंगे। ठीक है, देखो इधर कंटिन्यू देखते जाओ। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा? 6 प्लस √13 माइनस 3 √13 प्लस 3/√13 प्लस 3। ये हो गया 6 प्लस a प्लस बी ए माइनस बी, यानी 13 माइनस 9/√13 प्लस 3
कितना हुआ अपॉन 4 √13 + 3/4। क्या ये वैल्यू रिपीट हो रही है? क्या ये वैल्यू रिपीट हो रही है? देखो फर्स्ट वाले टर्म से ये वैल्यू रिपीट हो रही है, यानी यहाँ पे मेरा क्वेश्चन एंड। क्लियर है? अब इसको लिखने का तरीका तुम्हारा क्या होगा? सो रिक्वायर्ड कंटिन्यूअस फ्रैक्शन इज, अब देखो सबसे पहले तुम्हारा एक तो तुम्हें ये चीज़ पता चले कि क्वेश्चन तुम्हें कहाँ पर एंड करना है। इधर क्यों एंड हो रहा है? क्योंकि वैल्यू रिपीट हो रही है तुम्हारी फर्स्ट वाली टर्म से। अब देखो जो तुमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था, सबसे पहले तुम्हें क्या मिला था? इधर लोएस्ट टर्म 3, तो ये तुम्हारा हो जाएगा फर्स्ट टर्म, यानी जो फर्स्ट वैल्यू जो फर्स्ट हमारे पास लोएस्ट टर्म थी वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? A1, ये हो गया तुम्हारा 3 प्लस सेकेंड वाली टर्म देखो, सेकेंड वाली टर्म तुम्हारी क्या आई? 1, लिख सकते हो 1, ठीक है। फिर तुम्हारी थर्ड वाली टर्म में क्या आई थी वापस? देखो थर्ड वाली टर्म में वापस क्या आया था तुम्हारे पास? 1, तो क्या लिख सकते हो? 1। फोर्थ वाले में वापस क्या आया था? 1/1। फिर फिफ्थ वाले में 1। फिर इसके बाद तुम्हारी वैल्यू रिपीट हो रही थी, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ? प्लस वापस डॉट 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 डॉट, भाई वापस करोगे वापस वैल्यू रिपीट होगी तुम्हारी, तो ये तुम्हारा होता है रिक्वायर्ड कंटिन्यूअस फ्रैक्शन। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन है वो मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में करूँगी।